तो कल की क्लास में आपने बेसिक समझा, रिपीट कीजिए 2 मिनट में, फटाफट रिवीजन कीजिए। संविधान क्या है? नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों का, न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता को जांच करती है। ठीक। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? राज्य में क्या कहते हैं? संसद के कितने सदन? विधानमंडल के कौन कौन से सदन? विधानसभा और विधान परिषद, 2 सदन। ठीक। विधेयक क्या होता है? प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। अधिनियम क्या होता है? विधेयक को दोनों सदनों से पारित कर कहां भेजा जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? कार्यपालिका के प्रमुख कौन? कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? न्यायपालिका में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे दीवानी मामला का मतलब बताया था, क्या होता है? उदाहरण बताओ। ठीक है। फौजदारी मामले का उदाहरण बताइए। चलिए नीचे लाइन से लिखिए, संविधान में शामिल तत्व। संविधान में शामिल तत्व क्या क्या पढ़ना है संविधान में? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। बहुत तेज गर्मी लग रही है क्या? धूप दूं? लाइट बंद है यार, मेंटेनेंस का काम चल रहा है सामने, कोचिंग के सामने खंभा में। हो गया नोट सबका इतना? हुआ? ठीक। चलिए सबसे पहला हेडिंग दीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। उद्देशिका। ठीक। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए आप लोग भी, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखिएगा आप लोग भी। हम भारत के लोग, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा या बोला होगा, है ना, सामने प्रार्थना सभा में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हो गया? ठीक। नीचे लाइन से, तथा उसके समस्त नागरिकों को
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आ जाइए, और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्राप्त कराने हेतु तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी। हो गया? बहुत गर्मी लग रहा है, कई लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है जिनके पास रुमाल नहीं है। क्या करें सर, हम दिलवा दूं क्या? ये हो गया नोट सबका? ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत संविधान को तारीख भी लिखना है, 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। हाँ, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 आगे लिखाऊंगा ना, अलग से लिखाऊंगा उसको। इतना हो गया नोट सबका? हो गया भाई?
नोट्स बढ़िया बना रहे हो यार आप। संविधान का है, बहुत अच्छा। ठीक, चलिए 2 बार मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए इसको। क्या लिखा है बोलो? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में, हाँ रुक जा, ऐसे पढ़ना है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने हेतु तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, इन सब को समावेश करते हुए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। चलो फिर से बोलो। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने हेतु तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, इन सब को समावेश करते हुए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित। बस ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, उसके बावजूद यहां से प्रश्न पूछा गया है। जैसे किसी ने डीएलएड 2025 का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात कही गई है। अभी 2025 वाले एग्जाम में पूछा था, तो उत्तर क्या है उसका? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये पूछा था अभी हाल ही में। ठीक है, क्या क्या पूछे जा चुके हैं और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बनता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो उत्तर है जनता, हम भारत के लोग। ठीक, संविधान को किसने दिया है? तो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार जनता ने दिया है। ठीक, दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है, संविधान की प्रकृति को क्रम में जमाइए। संविधान की प्रकृति को क्रम में जमाइए, संविधान का नेचर कैसा है उसको क्रम में जमाइए। तो ये इसकी प्रकृति है, ये संविधान की क्या है? प्रकृति है। बोलो सीक्वेंस में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऐसे ही याद रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं था? मूल संविधान में शामिल नहीं था। तो मूल संविधान का मतलब है जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो उसी समय लागू संविधान को क्या कहा जाता है? मूल संविधान। तो 1950 में कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो समाजवादी शब्द शामिल नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, और अखंडता शब्द शामिल नहीं था। कौन कौन से 3 शब्द शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समझ में आ गया? ठीक, अगला अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात। कौन कौन सी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ऐसा भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक। समझ में आ रहा है? ठीक, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सा? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब पूजा पाठ। ठीक, कौन कौन से समता की बात कही गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की समता। ठीक, बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या क्या? व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, संविधान का उद्देश्य क्या है जो प्रस्तावना में निहित है? तो आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये आया था रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में। पहले न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक, संविधान के उद्देश्यों को प्रस्तावना में लिखा गया है। कौन कौन सा शब्द है इसमें? न्याय,
स्वतंत्रता, समता और बंधुता, सीक्वेंस में याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949। संविधान कब बना, संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब आत्मर्पित हुआ, कब अधिनियमित हुआ, लिखा है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो इन सब का उत्तर क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है कि संविधान कब प्रारंभ हुआ। ठीक, संविधान कब लागू हुआ और भारत कब गणतंत्र हुआ। तो गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950। गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, संविधान बना इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस, संविधान दिवस। ये शुरू से नहीं मनाया जा रहा है, इसको मनाने की शुरुआत भारत में कब हुई, 2015। समझ में आ रहा है सबको। चलो बोलो भाई, मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप लोग उत्तर बोलिए। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, जनता। संविधान की प्रकृति को क्रम में जमाइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर से बोलो। मूल संविधान में कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ में आ रहा है सबको। कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कौन कौन सा न्याय, कौन कौन सी स्वतंत्रता, कौन कौन सी समता। एक संविधान के उद्देश्य को क्रम में बताओ। हाँ बोलो ना, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया, संविधान कब बना, संविधान कब तैयार हुआ। इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। संविधान कब प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, भारत कब गणतंत्र हुआ। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, बोलो, भारत माता की, तिरंगे झंडे की। ठीक है, अब एक तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया था कि 26 नवंबर 1949 को कौन सी तिथि थी, तो उस तिथि का भी नाम आपको याद रख लेना है, 26 नवंबर 1949। इस तिथि का नाम है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ऐसा एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर ये लिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले, है ना, इसको भी मैं अभी समझाऊंगा, यहां से भी प्रश्न पूछा गया, इसको नोट करोगे क्या, नीचे नोट करो फटाफट। पहला पॉइंट लिख लो, स्रोत में जनता। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। दूसरा पॉइंट लिख लो, प्रकृति को क्रम में जमाइए। ठीक है, यहीं पर आप बना सकते हो ये ऐसा घेरा लगा के, प्रकृति है करके, जैसा आपको ठीक लगे।
हो गया नोट सबका। चलिए, मूल संविधान में कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक। अगला इसको लिख लो, संविधान के क्या उद्देश्य हैं पूछेगा, वो भी क्रम में। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। क्या छूटा है? हाँ, ये देखो, मूल संविधान में क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हो गया ना सबका? ठीक। अगला इसको लिख लो, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्रम में जमाइए। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? कौन कौन सा न्याय? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? कौन कौन सा स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हो गया यहां तक सबका? कौन कौन सी समता की बात कही गई है? ठीक है, चलिए इसको लिख लो, 26 नवंबर 1949 इज इक्वल टू, इसको लिखो, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। उद्देश्य में लिखिए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सीक्वेंस में। उद्देश्य में क्या लिखे? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक। इसको लिखो, 26 नवंबर 1949 को कौन सी तिथि थी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। हो गया। अगला इसको लिखो, संविधान बना, अंगीकृत हुआ, आत्मर्पित हुआ, अधिनियमित हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, 2015 से इसकी शुरुआत हुई। संविधान दिवस कब मनाते हैं? कब से इसकी शुरुआत हुई है? नोट करो, संविधान दिवस 2015 से शुरू हुई है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, 2015 से इसकी शुरुआत हुई। अगला, संविधान कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। बोलिए क्या लिखा है? संविधान कब प्रारंभ हुआ, संविधान कब लागू हुआ और भारत कब गणतंत्र हुआ? उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को कौन सा दिवस? समझ में आ रहा है सबको? ठीक, गणतंत्र दिवस। हाँ, सही जवाब। आपको मिलते हैं पूरे 7 करोड़। हो गया नोट सबका? संविधान का स्रोत क्या है? संविधान की प्रकृति को क्रम में जमाइए, याद नहीं है तो देखकर बोलना है, लेकिन बोलना जरूर भाई। संविधान की प्रकृति बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? कौन कौन से स्वतंत्रता की बात कही गई है? कौन कौन सी समता? क्रम में जमाओ उद्देश्यों को। मूल संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों में कौन सा शब्द शामिल नहीं था?
अखंडता, ठीक। समाजवादी पद निरपेक्ष अखंडता कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान कब प्रारंभ हुआ? ठीक। संविधान कब लागू हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक। अब इसमें कुछ शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसका अर्थ जानेंगे हम। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सावरिन बोलते हैं इसको, सावरिन। ठीक। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है स्वयं में प्रभु हो जाना, स्वयं में भगवान हो जाना, यानी कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम होना, किसी से पूछने की आवश्यकता ना होना। आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र व सक्षम होना क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो कहते हो लिख लो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? स्वयं में प्रभु, अर्थात आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम होना। ठीक है। जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ठीक। ईरान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। आपको ध्यान होगा ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो ईरान ने बीच में स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि हम किसी के कहने से युद्ध को रोकेंगे नहीं। हमारा मन करेगा तो हम युद्ध करेंगे, मन नहीं करेगा तो रोक देंगे। हमारे आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेम भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच मान लो युद्ध चल रहा है, तो कोई दूसरा देश बोलेगा क्या युद्ध को रोक दो? बोलेगा। लेकिन भारत सरकार की मर्जी, वो युद्ध कंटिन्यू करना चाहेंगे तो करेंगे, रोकना चाहेंगे तो रोकेंगे। ठीक। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, सक्षम होना, किसी दूसरे के हस्तक्षेप का विरोध करना। कोई दूसरा देश हमारे आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्या? रोक टोक कर सकता है क्या? नहीं। रोक टोक करेगा तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं है। रोक टोक नहीं कर सकेगा, खुद ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, सक्षम होगा, तो ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं में प्रभु हो जाना, भगवान हो जाना, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, सक्षम होना, किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप का प्रतिषेध करना, रोकना। क्लियर है? अब आंतरिक मामला क्या है? भारत देश में आंतरिक मामला क्या है? राजनीतिक मामला, धार्मिक मामला, है ना, सामाजिक मामला, ये सब आंतरिक मामले हैं। बाह्य मामले क्या है? युद्ध, मित्रता, शत्रुता, किसके साथ मित्रता करनी, किसके साथ शत्रुता करनी, कौन से देश में लड़ाई करनी है, ये सब हम खुद ही निर्णय लेंगे। किसी दूसरे देश से पूछने की आवश्यकता है क्या? तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक। दूसरा शब्द लिखिए समाजवादी, सोशलिस्ट बोलते हैं। ठीक। अब इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है, आपको बहुत आसान भाषा में समझना है। समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक न्याय। एग्जाम में पूछा गया था, आंसर लिया गया सामाजिक न्याय। समाजवादी यानी कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। समाजवादी मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता लाना समाजवाद कहलाता है। अब आर्थिक समानता लाएंगे यानी कि क्या दूर करेंगे? गरीबी व बेरोजगारी दूर करना। यही क्या है? यही है समाजवाद, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बोलते हैं। ठीक। बताइए समाजवादी का क्या मीनिंग है? सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। क्लियर है सबको? ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं में प्रभु, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है। समाजवादी मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्युलर। ठीक। इसका मतलब है भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा।
भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, उन्हें समान महत्व देगी। ठीक, भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। लिखते जाइए साथ साथ। पंचनिरपेक्ष क्या है? भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, उन्हें समान महत्व देना। हाँ, रुक जाओ, इसको लिखो, कुछ लोग लिख रहे, लिख लो ना आप भी इसको। नहीं लिख रहे हो क्या? मैं लिखा दूंगा, फिर नहीं लिख रहे होंगे तो मैं लिखा दूंगा बोल के। ये हो गया क्या सबका? हाँ चलो फिर अगला देखो। पंथ निरपेक्ष के बाद अगला शब्द क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, तो लोकतंत्र मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। ठीक, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जनता स्वयं शासन करे। भारत देश में जनता स्वयं शासन करती है क्या? दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करे। जैसे भारत देश में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, हमने विधानसभा के सदस्यों को चुना, लोकसभा के सदस्यों को चुना, इन लोग शासन करते हैं। तो ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? ऐसे लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जनता स्वयं शासन करे, और अप्रत्यक्ष मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। अगला शब्द क्या है? गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य, रिपब्लिक। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? देश का मुखिया निर्वाचित होगा। इसका मतलब क्या है? देश का मुखिया निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। भारत के मुखिया कौन है? कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, भारत के मुखिया राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव होता है। वंशानुगत है क्या? वंशानुगत अगर होते तो उसका नाम होता राजतंत्र। वंशानुगत मतलब राष्ट्रपति का बेटा फिर से राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर उसके बेटा या बेटी राष्ट्रपति बन जाएंगे, फिर उसके बेटा या बेटी राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में देश का मुखिया निर्वाचित होता है, चुनाव होता है ना। या वास्तविक प्रमुख कौन है देश के? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी वंशानुगत नहीं होते। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री के बेटे या बेटी प्रधानमंत्री बनते, फिर उसके बेटे बेटी प्रधानमंत्री बनते, फिर ये चलते रहता। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं है। यहां पर क्या होता है भाई? चुनाव होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, इसको सबने नोट कर लिया है? ये हो गया मैडम? ये भी नहीं हुआ? हाँ चलो नोट करो। चलो लिखते जाओ साथ साथ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं में प्रभु, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। फिर से बोलो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं में प्रभु, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। ठीक है, अगला शब्द समाजवादी का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। फिर से बोलो, समाजवादी मतलब ठीक है। अगला, पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, भारत सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, उन्हें समान महत्व देगी। ऐसा नहीं कि भारत देश या भारत सरकार केवल हिंदुओं को महत्व देगी, हिंदुओं के साथ समान व्यवहार करेगी, बल्कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के साथ भी समान व्यवहार करेगी, उन्हें समान महत्व देगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हिंदुओं का त्योहार दिवाली, होली में छुट्टी रहता है ना, मुसलमानों के त्योहारों में भी छुट्टी रहता है यार, ईद में, मुहर्रम में। ईसाइयों के त्योहारों में छुट्टी रहता है, गुड फ्राइडे में और क्रिसमस डे में। ठीक, बुद्ध जयंती में छुट्टी रहती, बौद्धों के त्योहार। जैनों के त्योहार में महावीर जयंती को छुट्टी रहती, सरकारी छुट्टी रहता है ना। यानी कि सरकार सभी धर्म के लोगों को समान महत्व देती है, उनके साथ समान व्यवहार करती है, उनके कार्यक्रमों में शामिल होती है। कोई एक विशेष धर्म होता है क्या? नहीं, भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। भारत सभी धर्म के लोगों का समर्थन करेगी,
किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगी। करेगी तो सबका समर्थन करेगी, नहीं तो किसी का समर्थन नहीं करेगी। भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, भारत का कोई एक निश्चित धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी और भारत में सभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपनाने की आजादी होगी। धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में जा सकता है और वापस भी आ सकता है। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, अगला, लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन। दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता स्वयं शासन करेगी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करेगा। तो हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है? क्योंकि हमने किसको चुना है? विधानसभा लोकसभा के सदस्यों को, सरपंच को चुना है। तो इन लोग शासन करते हैं, इसलिए भारत देश में कैसा लोकतंत्र है? क्लियर है? अगला, गणतंत्र मतलब या गणराज्य मतलब देश का मुखिया निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। देश, हमारा देश कैसा है? गणतांत्रिक है ना। राजतांत्रिक होता, राजतंत्र होता तो क्या होता भाई? नरेंद्र मोदी का बेटा बेटी फिर से नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री बन जाता, फिर उसका प्रधानमंत्री, फिर उसका प्रधानमंत्री। ऐसा होता है कि हमारे देश में? नहीं होता भाई। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? चलिए फिर से पढ़ो, कॉपी देख के पढ़ो आप लोग। क्या लिखा है शुरू से? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। एक और डॉट लगा के लिखो, प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना उसकी आत्मा है। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रस्तावना से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। देखें जरा। ठीक है, गाना गलत हो गया क्या? गलत गा दिया क्या? चलिए पहला प्रश्न है मात्र 5 करोड़ के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑनलाइन कैंडिडेट कमेंट करके उत्तर बताएंगे। क्या आएगा उत्तर? ठीक है, चलिए संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान दिया? प्रस्तावना आएगा इसमें। अगर सही होगा तो हरा और गलत हो जाएगा तो लाल। क्लियर है? चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है कौन से शब्दों से? क्या आएगा? आ रहा है समझ में सबको? अगला प्रश्न, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? पहले दिमाग में लाओ। गणतंत्र का मतलब अभी बताया था। गणतंत्र मतलब देश का मुखिया निर्वाचित होगा। देश का मुखिया मतलब देश का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। अब निर्वाचन होगा तो 5 साल के लिए होगा, 6 साल के लिए होगा, कुछ निश्चित अवधि के लिए होगी।